प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारे संस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैच प्रारंभ हो गए हैं। यदि आप इच्छुक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। सारी फ़ीस की डिटेल आपको व्हाट्सएप मैसेज करने पे मिल जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेट फर्स्ट पेपर भी शुरू करेंगे। तो नेट फर्स्ट पेपर कुछ कारणों से हम उस दिन नहीं शुरू कर पाए, लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं और आपको निरंतर कक्षाएं मिलती रहेंगी। तो जो विद्यार्थी हमारे बैच में एडमिशन लेंगे उनके लिए नेट पेपर फर्स्ट पेपर बिल्कुल निःशुल्क होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप जून माह के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं नेट जेआरएफ की परीक्षा में, या आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी वगैरह की परीक्षाएं भी हिंदी विषय से जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे संस्थान में हिंदी विषय से कराई जा रही है। नेट वालों के लिए नेट फर्स्ट पेपर निःशुल्क है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि सूचित किया गया है आपको, प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए 30% की फ़ीस ऑफ की गई है। तो अभी कुछ संख्या भी बाकी है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, ताकि आप लोग अगर उस संख्या के अंदर आते हैं तो आप लोगों को भी सुविधाएं मिल जाएं। बाकी आज से नेट फर्स्ट पेपर शुरू करेंगे। तो हम लोग नेट फर्स्ट पेपर शुरू करेंगे तो हम लोग पहली यूनिट को देखेंगे। और पहली यूनिट हमारी क्या है? शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति देखी जाती है। यह नेट के पाठ्यक्रम में इसलिए रखा गया है यह यूनिट, ताकि आप नेट परीक्षा देने का उद्देश्य यही होता है कि कहीं ना कहीं आप भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बनने के तैयारी में हैं, एक अच्छे शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, यानी उच्च शिक्षा से संबंधित आप शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको नेट क्वालिफाई करना अनिवार्य किया गया है। और उस नेट क्वालिफाई में यानी कि आपका पूरी तरीके से जैसा कि नेट का फुल फॉर्म ही है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप राष्ट्रीय स्तर पे पात्र हैं या नहीं वो उच्च शिक्षा संस्थानों में टीचर बनने के लिए या सहायक आचार्य बनने के लिए पात्र हैं या नहीं, आप के अंदर वो क्षमता है कि नहीं, उस क्षमता की जांच परख करने के लिए विषय तो रखे गए हैं। विषय के साथ साथ प्रथम प्रश्न पत्र रखा गया है, यानी कि आपके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए आप, जैसे कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपके शिक्षण करने जो आप जा रहे हैं, तो आपके शिक्षण करने की कला कैसी है, आपके अंदर वो क्षमता कैसी है, आपका तरीका कैसा है, आपके अंदर शिक्षण की अभिवृत्ति है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए यूजीसी ने अपने पाठ्यक्रम में एक यूनिट रखा है और उस यूनिट को टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता के नाम से हम जानते हैं। तो हम देखेंगे कि आप शिक्षण अभिक्षमता यानी कि ये पहली यूनिट है और पहली यूनिट को हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी यूनिट्स को कंप्लीट कराई जाएंगी। तो हम पहले देख लेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि जो शिक्षण की कला और क्या मतलब ये जो पार्ट है या ये चैप्टर है इस यूनिट में, और आपको क्या पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले नंबर पे क्या पढ़नी है? शिक्षण की अवधारणा। पहले नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण की अवधारणा पढ़नी है। ये शिक्षण की अवधारणा यानी कि शिक्षण की अवधारणा क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, जैसे उसमें उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। शिक्षण यानी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, एक शिक्षार्थी को हम शिक्षित क्यों बनाते हैं, हम उसे पढ़ाते क्यों हैं। तो शिक्षण करने का उद्देश्य क्या है कि जो भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो कहाँ तक सफल हो रहा है, उस और किस उद्देश्य से कर रहे हैं, यानी कि हम जिन भी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं हम किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, उस उद्देश्य में सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, ये हम शिक्षण अवधारणा और शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत देखेंगे। फिर देखेंगे कि आगे क्या है, शिक्षण का स्तर भी देखेंगे। शिक्षण का स्तर कौन कौन सा होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। शिक्षण का स्तर,
शिक्षण का स्तर क्या क्या हो सकता है? शिक्षण का स्तर जैसे स्मरण शक्ति हो गई, समझ शक्ति हो गई, और क्या विचारात्मक शक्ति हो गई। यानी कि हम जिस भी बच्चे को या जिस भी विद्यार्थी को हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर जो शिक्षण का स्तर क्या है, और जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी स्मरण स्थिति क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और उसकी विचारात्मक क्षमता क्या है, उसकी समझ शक्ति यानी कि विषय को समझने की उसके पास क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी कैपेसिटी को हम देखते हैं शिक्षण के स्तर के अंतर्गत। और इसमें हम बच्चे के शिक्षण का स्तर भी देखते हैं, यानी कि बच्चा या जिस भी विद्यार्थी को आप पढ़ा रहे हैं तो उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसकी समझ शक्ति कैसी है, उसकी विचार करने की शक्ति कैसी है, और उस को हम उसमें देखते हैं और उसके अंदर वह डेवलप करने के लिए उसको शिक्षण करते हैं, यानी शिक्षित करते हैं। ये शिक्षण का कार्य हम करते हैं। तो ये देखेंगे, और क्या देखेंगे कि शिक्षण की विशेषताएं और मूल अवधारणाएं भी देखेंगे, मूल अपेक्षाएं देखेंगे। शिक्षण की हम क्या देखेंगे आगे कि शिक्षण की विशेषताएं, यानी कि शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ये भी हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। विशेषताएं और मूल अवधारणाएं या मूल अपेक्षाएं भी हम कह सकते हैं इसको। मूल अपेक्षा यानी कि शिक्षण कार्य से हमें अपेक्षा क्या होती है, एक विद्यार्थी को अपने शिक्षक से कौन कौन सी अपेक्षाएं होती हैं और शिक्षक को अपने शिक्षार्थी से कौन कौन सी अपेक्षाएं होती हैं, हम इसको मूल अपेक्षाओं के अंतर्गत देखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, दूसरे नंबर पे इस पाठ के अंतर्गत हमें पढ़ना है शिक्षार्थी की विशेषताएं। यानी कि अभी जो शिक्षण में जो विशेषताएं हैं, तो शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें वह किस पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है पढ़ाने की, किन विधियों से वो पढ़ा रहा है, और दूसरे उसकी विशेषताओं को देखेंगे। और फिर दूसरे पाठ के अंतर्गत हम शिक्षार्थी की विशेषताओं को भी देखेंगे कि शिक्षार्थी की विशेषताएं कैसी कैसी होती हैं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं देखेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, जैसे किशोर और वयस्क शिक्षार्थी जो होते हैं उनकी अपेक्षाएं अपने शिक्षक से क्या होती हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे। यानी कि किशोर एवं वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, ये हम देखेंगे। यानी कि जो बच्चा है, जैसे किशोर अवस्था में है जो बच्चा, या वयस्क अवस्था में है, जो भी उसकी अवस्था है, यानी कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी जो हैं उनके अपने अपने उम्र सीमा या आयु के अनुसार उनकी अपेक्षाएं कैसी होती हैं। जैसे किशोर जो अगर छोटा बच्चा है तो अपने शिक्षक से उसकी अपेक्षाएं कुछ भिन्न होती हैं, किंतु जब किशोर बच्चा हो जाता है तो जो किशोरावस्था में है तो उसकी अपेक्षाएं कुछ अपने शिक्षक से और बढ़ जाती हैं। जैसे कि किशोरावस्था को हम तूफ़ानी अवस्था के नाम से जानते हैं। तो इस समय बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के अंदर उद्दंडता का भाव भरा रहता है, बच्चों के अंदर अहम का भाव भरा होता है। तो बच्चे के अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वो झंझावातों से गुजर रहे होते हैं। तो उसमें उनकी अपेक्षाएं अपने शिक्षक से ये बनती हैं कि शिक्षक उन्हें उनके स्तर पे उतर के, यानी उनको समझते हुए उनको शिक्षित करे। वो एक मित्र जैसा व्यवहार चाहते हैं अपने शिक्षक से। तो हम इसको देखेंगे। और जो वयस्क शिक्षार्थी हैं वो थोड़े प्रौढ़ हो जाते हैं, तो वो अपने शिक्षक से उनकी अपेक्षाएं थोड़ी बदल जाती हैं, यानी कि वो शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा चाहते हैं और अपने शिक्षक से मित्रवत व्यवहार भी चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसमें और क्या क्या देखेंगे कि उनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पे हम देखेंगे। जैसे आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि हम शैक्षिक यानी कि
एक शिक्षार्थी की अपने शिक्षक से शैक्षिक अपेक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। सामाजिक अपेक्षा क्या है उसकी, यानी कि वह जब अपने यानी कि व्यक्तिगत शैक्षिक में जो व्यक्तिगत देखेंगे कि व्यक्तिगत उसकी अपेक्षा क्या है, या शिक्षा किस प्रकार से शिक्षण कार्य हो रहा है, अपने शिक्षक से किस तरीके से पढ़ना चाह रहा है बच्चा। और उसकी सामाजिक यानी कि जब वो लोगों के बीच में होता है तो वो अपने शिक्षक से क्या अपेक्षा रखता है। फिर ये देखते हैं कि भावनात्मक यानी कि भावनात्मक संबंध वो कैसा चाहता है अपने शिक्षक से, ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे। भावनात्मक और संज्ञानात्मक और कौन सी अपेक्षा हो सकती है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पे भी बच्चों की अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं ये क्या होती हैं, ये सभी स्तर हैं कि एक शिक्षार्थी अपने शिक्षक से कौन कौन सी अपेक्षा रखता है, यानी कि शैक्षिक अपेक्षा क्या है उसकी, सामाजिक क्या है, भावनात्मक क्या है, संज्ञानात्मक यानी कि विचार के स्तर पे वह अपने शिक्षक से कैसा संबंध चाहता है, या किस तरीके से अपने शिक्षक के साथ तर्क वितर्क करके वह शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या डिबेट करना चाहता है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है उसके मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, भिन्न होती है, तो उस आधार पे उनकी अपेक्षाएं भी अपने शिक्षक से अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो हम इसके अंतर्गत ये भी देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि शिक्षण प्रभावक तत्व कौन कौन से हैं। शिक्षण प्रभावक तत्वों को देखेंगे। शिक्षण प्रभावक तत्व यानी कि पढ़ाने की जो कला है उसको या शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। जिसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, शिक्षक, पहले नंबर पे शिक्षक आता है, और सहायक सामग्री आती है, सहायक सामग्री, और शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण और संस्थागत भिन्नताएं या संस्थागत सुविधाएं भी होती हैं, यानी कि संस्था के द्वारा कौन कौन सी सुविधा प्रदान की जा रही है बच्चों को, संस्थागत सुविधाएं। ये सब क्या है, ये सब जो भी हैं ये शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जिसमें शिक्षक भी आता है और शिक्षक किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है, ये सहायक सामग्रियां भी आती हैं। फिर शैक्षिक वातावरण कहा है, यानी कि बच्चे को जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो वहाँ का वातावरण कैसा है, क्योंकि वातावरण का बहुत अहम रोल होता है शिक्षण कार्य में। फिर संस्थागत सुविधाएं, यानी कि जिस संस्था में बच्चे पढ़ रहा है उस संस्था के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये शिक्षक को भी के लिए है, क्योंकि ये शिक्षण प्रभावक है। शिक्षक को प्रभावित कौन कौन करता है, शिक्षक भी करते हैं, सहायक सामग्री भी, और शैक्षिक वातावरण भी, और संस्थागत सुविधाएं, यानी कि संस्था में जितनी अच्छी सुविधा होगी वहाँ का शिक्षण कार्य भी उतना ही प्रभावी होगा। जो शिक्षक होगा वह जिस प्रकार से बच्चों को चाहेगा उस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकता है, यानी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि बच्चे की जो भिन्नताएं होती हैं और जो उनके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे जो अपने शिक्षक से अपेक्षाएं होती हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप वह शिक्षण कार्य कर सकता है, यदि उनके पास संस्था के तरफ से अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, वातावरण अच्छा होगा। तो ये सारी क्या हैं, ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फिर हम और देखेंगे आगे क्या देखेंगे कि उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, क्या देखेंगे, उच्च शिक्षण संस्थाओं में
अधिगम की पद्धति। अधिगम क्या होता है? अधिगम यानी कि लर्निंग जिसको कहते हैं, सीखना जिसको, पद्धति। और इसके अंतर्गत हम अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति को देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि अध्यापक बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। और ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। ऑनलाइन पद्धतियाँ, और इसके अंतर्गत हम कुछ सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली कुछ पद्धतियों को देखेंगे, जिसमें स्वयं को देखेंगे कि ये स्वयं क्या 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 है, और क्या देखेंगे, स्वयं प्रभा को देखेंगे। स्वयं प्रभा क्या है ये भी हम जानेंगे इसके अंतर्गत, और मूक्स इत्यादि को भी हम देखेंगे। यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें अधिगम की पद्धति क्या है, जैसे कि अध्यापक बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, यानी कि शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि एक तो शिक्षक केंद्रित पद्धति होती है और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होती है। तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित अध्यापक केंद्रित न होकर के अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, यानी कि जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसको केंद्र में रख करके शिक्षा की पद्धति कौन कौन सी हैं ये हम पढ़ेंगे। फिर ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, जैसे कि आप अभी जो हमसे पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे संस्थान में आकर पढ़ेंगे तो वो ऑफलाइन माध्यम होगा। तो ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, यानी कि दोनों में दोनों की पद्धतियाँ किस किस प्रकार से हैं और आपको के लिए किस प्रकार से वो दोनों अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, उनके गुण दोष क्या हैं ये देखेंगे। और ऑनलाइन में हम स्वयं को देखेंगे कि यानी कि स्वयं ये क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि आगे हमें और क्या पढ़ना है। तो शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ना है। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण देखो ये 2 बार लिख दिए हैं गलती से, ये नहीं होगा। शिक्षण सहायक प्रणाली होती है, हम आगे क्या पढ़ेंगे, शिक्षक सहायक प्रणाली। इसमें क्या और देखेंगे कि परंपरागत और आधुनिक, परंपरागत और आधुनिक, परंपरागत और आधुनिक, और आईसीटी इत्यादि। ये क्या है, यानी कि शिक्षण सहायक प्रणाली कौन कौन सी हैं। इस शिक्षण सहायक प्रणाली में हम परंपरागत प्रणाली को देखेंगे, आधुनिक शिक्षण प्रणाली को देखेंगे, और जो वर्तमान समय में आईसीटी चल रहा है, यानी कि
टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, कंप्यूटर के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, उस प्रणाली को भी देखेंगे। और क्या हमें पढ़ना है? मूल्यांकन प्रणालियाँ पढ़ना है। मूल्यांकन प्रणालियाँ हम देखेंगे। मूल्यांकन प्रणालियों में क्या होता है? मूल्यांकन के तत्व देखेंगे। मूल्यांकन के तत्व मूल्यांकन के तत्वों को और प्रकारों को देखेंगे। तत्व और प्रकार। और क्या देखेंगे इसमें? उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन देखेंगे। क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। और क्या देखेंगे इसमें? कंप्यूटर आधारित परीक्षा देखेंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। मूल्यांकन पद्धतियों में ये हम पढ़ेंगे मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि ये सब भी हम शिक्षण अभिक्षमता में देखेंगे कि मूल्यांकन यानी कि जब आप कोई शिक्षक बन जाते हैं, चाहे आप छोटे क्लास के शिक्षक हो या उच्च कक्षाओं में या उच्च स्तर पे आप शिक्षण कार्य कर रहे हों, तो जब भी आप शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य पूरा होने के बाद हम बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं उनकी, और उसकी परीक्षा का मूल्यांकन करते हैं, यानी बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कि जो हमने शिक्षण कार्य किया है वो कहाँ तक प्रभावी है और बच्चे पे इसका असर क्या है, बच्चा उसे कितना समझ पाया है, उसका प्रदर्शन कैसा है, ये देखने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। और उसमें मूल्यांकन की कौन कौन सी प्रणाली है, हम इस पाठ के अंतर्गत इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और मूल्यांकन के तत्व कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। फिर उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन के को भी देखेंगे, यानी कि जैसे पहले परीक्षाएं होती थी, पहले परीक्षाएं सब्जेक्टिव होती थी, हम प्रश्नों के उत्तर थ्योरी के रूप में लिखते थे, किंतु अब परीक्षाएं क्या होने लगी हैं, अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अब परीक्षाएं विकल्प आधारित होने लगी हैं, यानी कि विकल्प एक प्रश्न दिया जाता है और उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं और चारों में से एक सही विकल्प को आपको चुनना होता है। तो जब यानी कि दोनों के मूल्यांकन की जो प्रणाली थी वो अलग अलग है, कि जैसे थ्योरी जो बच्चा लिखता है तो थ्योरी पे किस तरीके से हमें मूल्यांकन करना है, किस प्रणाली का प्रयोग करना है, और जब विकल्प आधारित परीक्षा है तो उसका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, ये सब हम देखेंगे। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जैसे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा आप देते हैं वर्तमान में, तो क्या है, अब सीबीटी मोड में परीक्षा होने लगी है। पहले परीक्षा कैसी होती थी? पहले परीक्षा एक बुकलेट मिलता था, और बुकलेट मिलता था यानी ऑफलाइन मोड में होता था। ऑफलाइन मोड में एक बुकलेट मिलता था और उसमें प्रश्न लिखे होते थे और विकल्प लिखे होते थे, और उसके साथ एक ओएमआर सीट मिलती थी। उस ओएमआर सीट पे उन सभी प्रश्नों के विकल्पों को चुन करके उत्तर को अंकित करना होता था। तो हम इसको भी देखेंगे कि अब क्या है, अब जो है ऑनलाइन मोड में होने लगा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, जिसको सीबीटी मोड कहते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड होने लगा। अब आप सिस्टम पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे बैठ करके, कोई ओएमआर सीट नहीं होती है आपके पास, आप सिस्टम पे बैठते हैं, प्रश्न आते हैं आपके सामने और उनके सही विकल्पों पे आप टिक करते जाते हैं और ये परीक्षा आपका पेपर भी सबमिट हो जाता है।
मूल्यांकन हो करके आपका रिजल्ट भी आ जाता है, तो हम इसको भी देखेंगे। और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार को देखेंगे। नवाचार यानी कि जो नए तरीक़ों का, नए नए टेक्नोलॉजी का जो हम प्रयोग करते हैं, उसे हम नवाचार कहते हैं। कि जो भी नई या आधुनिक पद्धति को हम ग्रहण करते हैं, ये नवाचार के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम नियमित कक्षाएं चलेंगी अब नेट फर्स्ट पेपर की भी, और आपको ये सब जब आगे की कक्षा में आपको एक एक करके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाएगा और कक्षाएं दी जाएंगी। तो आप लोग आज का कक्षा आपको कैसी लगी यह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यह भी बताएं कि क्या आप स्वयं मतलब आप लोग चाहते हैं कि नेट का फर्स्ट पेपर लगातार चलता रहे, क्लास कक्षाएं आपको दी जाएं, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएंगे। और वीडियो को या अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक और अपने भाई बहनों या फिर अन्य लोगों तक भी आप शेयर करिए सभी, ताकि ये सभी विद्यार्थियों के पास यह चैनल पहुंच जाए और उनका सहायक बन सके, उनकी तैयारी में अपना योगदान दे सके। ये आप लोग ध्यान देंगे। और आप लोग स्वयं भी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, नॉर्मल मोड पे देखेंगे, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।